नमस्कार साथियों, मुकेश पंडित आपके साथ। आज हम शर्मा जी से मिलते हैं और ईवीएम हटाओ को लेकर शर्मा जी ने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम किया है, आंदोलन चल रहा है इनका। नमस्कार सर। बढ़िया साहब। सर, ये जो ईवीएम हटाओ जो आपका ये आंदोलन चल रहा है, क्या है, कैसे, क्यों हटाना चाहते हो ईवीएम? ईवीएम पे लोगों का विश्वास घटता जा रहा है, जनता का विश्वास हट रहा है। जनता वोट दे रही है किसी और को, जा रहा है कहीं और। जनता स्तब्ध है, लगातार स्तब्ध है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े देख के स्तब्ध है, मध्य प्रदेश के आंकड़े देख के स्तब्ध है, राजस्थान के आंकड़े देख के स्तब्ध है। कांग्रेसियों को वोट डल रहा है, सरकार बीजेपी की बन रही है। तो सर फिर किससे चुनाव कराना चाहते हैं? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर जी। क्यों सर, उसमें समय काफी लगता है उसमें? तो सर समय लगता है तो लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है? 2-4-5 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? और आप ईवीएम पे सवाल हम 5 साल सरकार बदलने का इंतजार कर सकते हैं, तो आप 5 दिन हमें रिजल्ट देने का इंतजार कर सकते हैं। जब 5 साल लगातार इंतजार कर सकते हैं तो 5 दिन और भी कर लेंगे, 10 दिन और भी कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, आप जैसे ईवीएम पे सवाल उठाते हो बार बार, आपकी कर्नाटक में ले लो, हिमाचल में ले लो, तेलंगाना ले लो, और आम आदमी पार्टी पंजाब और तुम्हारा दिल्ली ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटका का आप बार बार बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं। 3-3 दिन का फ़र्क है मात्र, पोलिंग डेट में और रिजल्ट डेट में। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं 3 दिन में? मतलब ये क्या चीज़ है? 3 दिन में कोई बदलाव नहीं हो सकता ईवीएम में, कोई हेराफेरी नहीं हो सकती, कोडिंग नहीं हो सकती। कितनी में मशीनों को आप 3 दिन में करोगे? और बाकियों में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने का गैप है। 14 फरवरी को इलेक्शन हुए उत्तराखंड में 2022 में, रिजल्ट आया 10 मार्च को। कितने दिन का गैप आ गया? 24 दिन का गैप। मिजोरम में सेम था, और उसके अलावा गोवा में सेम डेट थी। यूपी में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लगातार कम से कम 25 दिन का फ़र्क आया पोलिंग में और काउंटिंग में। जब हम वहाँ इंतजार कर सकते हैं तो इसमें इंतजार करने में हमें दिक्कत क्या है? बैलेट पेपर में इंतजार में परेशानी हुई, क्या दिक्कत है? समय से और ईवीएम का क्या मतलब? समय से ईवीएम का जो 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं, उन्हीं मशीनों में हेराफेरी करके उसके बाद या तो ईवीएम बदली जाती हैं, या जो ऑलरेडी ईवीएम सबमिट हो चुकी हैं उनमें बटनों के हिसाब से हेराफेरी करी जाती है। तो टाइम मिल रहा है तो हेराफेरी हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा तो हेराफेरी नहीं हो पा रही। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर समय ले पाती है हाँ, तो बिल्कुल 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 साबित है। पिछले 12 राज्यों के आप चुनाव उठा के देख लो, पिछले 2022 और 23 का। जहाँ जहाँ टाइम इन्हें मिला है वहाँ बीजेपी वापस आ गई है, जहाँ जहाँ इन्हें टाइम नहीं मिला वहाँ बीजेपी का नाम ना। अगर 24 का चुनाव होता है और साथ के साथ अगर 2 दिन या 3 दिन के बाद अगर मतदान होने के बाद में तुम्हारा रिजल्ट आए तो वो क्या हेराफेरी नहीं होगी तब? बिल्कुल उम्मीदें नहीं हो सकती, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन को 19 लाख ईवीएम जो गायब है उनका हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो वो शक के दायरे से बाहर है, अदरवाइज नहीं। आप बार बार ईवीएम की बात करते हो जी, और मोदी जी की लहर भी तो है। मोदी जी की लहर है कितने लोगों के लिए? जो मोदी जी का वोटर है, जो बीजेपी का वोटर है, वो 37% से 42% के बीच में है। अच्छा। वो रहेगा ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब कांग्रेस का वोटर आता है 40%, 41%, 42% आता है उसका भी। लेकिन कांग्रेस हारती कहाँ पे है? जहाँ थोड़ा बहुत भी, कहीं 500 वोट से आ रही है, कहीं 5000 वोट से आ रही है, कहीं 15000 वोटों से आ रही है। वही चेंजेस हो रहे हैं, 5-5 हज़ार वोटों से आ रही है। आप मध्य प्रदेश के इलेक्शन का उठा के देखना रिजल्ट, उसमें मैक्सिमम एल्गोरिथम जो है 1.1 का सेट है। अगर कांग्रेस को 50,000 वोट मिले हैं तो बीजेपी वाले को 55,000 मिले हुए हैं, 1.2 के हिसाब से सेट है। अगर उसे 50,000 मिले हैं तो उसे 5500 में एक्स्ट्रा मिले हैं 1.2 के हिसाब से रेशो से। छत्तीसगढ़ में सारा का सारा रेशो 1.15, 1.25, 1.35 का चल रहा है। कांग्रेस के रेशोज के मुकाबले उसको 1.15 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये ईवीएम का जो चल रहा है मैम, हाँ, ये परसेंटेज के साथ सेट की जा रही है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब मैंने रेशो निकाला तो मेरे हिसाब से तो यही बैठा है। बाकी मैं सबसे अपील करता हूँ, एल्गोरिथम इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेट है। हाँ, अब बात जैसे मीटर्स में सेट हो जाता है, पेट्रोल पंप के मीटर में सेट हो जाता है एल्गोरिथम, 10% बढ़ा देते हैं। आप 4 लीटर तेल डलवाओ, आपको 4 लीटर तेल दिखेगा, लेकिन वास्तव में उसमें 3.60 आएगा। आपने मध्य प्रदेश की बात की तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना भी तो योजना थी ना? लाडली बहना योजना थी, ठीक है। लाडली बहना योजना तो हर जगह योजनाएं तो उनकी सारी जगह चल रही हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि एग्जिट पोल पे आप नजर डालते हो, कांटे की टक्कर थी। 112, 115, 112, 115 सारे के सारे एग्जिट पोल यही दिखा रहे थे। उसके बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा बदलाव आ गया। छत्तीसगढ़ में दूर तक इनका कोई नामो निशान नहीं था। छत्तीसगढ़ में क्यों बदलाव हुआ? नहीं, आप जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तुम्हारे कमलनाथ जो थे, हाँ, तो हाईकमान के पास नहीं रहते, तो अपनी चला रहे थे, वो नाम ही कमलनाथ का चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था, हाँ, हो रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कमलनाथ जी में आके मुख्यमंत्री रहे। देखिए, हाईकमान की सुनना और अपनी जमीनी हकीकत दोनों में फ़र्क है। हाईकमान ने उनसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना कि चुनाव प्रचार से हट जाओ या कोई और दिक्कत करिए, उन्होंने कोई महसूस करी हो। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे चुनाव लड़ने दो, उनको फ्री हैंड दिया गया। भाई, ज़मीनी हकीकत मुझे मालूम है ना, मेरे इलाके के वोटर किस तरह से तैयार होंगे। मैं दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश के वोटर का मूड नहीं भाप सकता। वो मध्य प्रदेश में बैठे, वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश का वोटर क्या चाहता है, उसे क्या सुन के तसल्ली मिलेगी, उसे क्या मैं एश्योरेंस दूंगा तो उसे तसल्ली मिलेगी। आपने बात छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस ने को चलाएगा अब की बार भूपेश सरकार। और 2-3 से 7 दिन या 8 दिन पहले उसने कहा कि कांग्रेस अब की बार कांग्रेस चलाएगी। ये क्या था, मतलब बीच में तुमको नारा अपना स्लोगन चेंज करना पड़ा, क्या था? भूपेश जी भी तो कांग्रेस के ही थे, भूपेश जी भी तो कांग्रेस के ही थे, भूपेश बघेल जी। नहीं, गुटबाजी भी तो थी। वो तो हर पार्टी में चलती है जी। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं चलती, ये तो कोई बड़ी पुरानी चीज़ है। राजनीति जो है हर जगह शुरुआत होती है। राजनीति तो चीज़ ही ऐसी है कि वो पार्टी से लेकर और दूसरी पार्टियों से लगातार राजनीति में एक दूसरे से ऊपर नीचे लगातार हर कोई राजनीति खेलता है। प्रदेश अध्यक्ष अपने उपाध्यक्षों से परेशान हो जाता है, निगम पार्षद सोचता है कि मैं एमएलए की कुर्सी कैसे हिलाऊं ताकि मुझे एमएलए की सीट मिल जाए। तो राजनीति तो एक बड़ा पुराना खेल है। नहीं, वहाँ ये था कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में जो तुम्हारी सीटें हारी का अधिकतर वो सीटें वो 500, 400, 600 के सीटें हारी है। तो वहाँ ये है कि जो तुम्हारा जो 2.5 साल का जो टर्म था कांग्रेस का, वो पूरा 5 साल चलाया भूपेश ने। इसका मेन कारण था कि दूसरे पक्ष में तुम्हारा नारा था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिसने जो मन बना लिया होता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं भूपेश जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा तो उनके नाम पे भी वोट डालेंगे, लेकिन अगर हम कहते हैं कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा तो जो कांग्रेस को पसंद करने वाले वो फिर भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ एक चीज़ सामने निकल के आई कि जहाँ जहाँ तुम्हारा प्रियंका का हिसाब वहाँ कांग्रेस पीछे गई, और जो राहुल का था वहाँ कांग्रेस आगे आई है। क्योंकि ये काफी लोगों का मानना है कि तुम्हारा पिछली बार राहुल के अंडर था राज्य, तो तीनों राज्यों में सरकार बनी। अब वो नहीं, ये चीज़ें गलत है। ये आपस में अब के संदीप ने कुछ ऐसा करा है, जो प्रियंका जी के सचिव संदीप सिंह, उसने कुछ ऐसा करा है कि यूपी में भी कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है, जो विपक्ष का आरोप है। मतलब विपक्ष में कांग्रेसियों का जो आरोप है। और छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वहाँ भी यही है कि संदीप सिंह ने ये कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है। नहीं, ये चीज़ें गलत है। ये देखो, इनके आंतरिक लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है, और ये सत्ता पक्ष द्वारा फैलाई गई चीज़ें होती हैं। सत्ता पक्ष आज की डेट में सत्ता पक्ष जो है साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को अपना के चल रहा है। जो उनको समझ जाते हैं वो ठीक है, जो नहीं समझ में आते हैं उनके दाम लगा दिए जाते हैं, जो नहीं समझ में आते उनके पीछे दंड के तौर पर ईडी, आईटी, सीबीआई छोड़ दी जाती है। तो ये प्लांटेड लोग होते हैं जो इस तरह की बातें उठाते हैं, और इस तरह से उन पर आपस में ही लोगों को क्लैश दिखाना शुरू करते हैं कि देखो प्रियंका जी अलग चल रही है या राहुल जी अलग चल रहे हैं। इस तरह से बातें दिखाई जाती हैं। नहीं, प्रियंका और राहुल की बात नहीं हो रही है। हाँ। कि प्रियंका को अंधेरे में रखा संदीप सिंह, ये बात नहीं, ये आंतरिक वो पंगेबाजी होती है। कोई अंधेरे में नहीं रखता। अगर इतने बड़े लीडर होते हैं उनके पास एक जगह से नहीं 4 जगह से लोग फीडबैक आता है, कोई एक जगह पे नहीं चलते। इसी कारण प्रियंका जी को यूपी के प्रभारी से हटाया गया कि संदीप के कारण? नहीं, वो कोई प्रभारी से नहीं हटाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। खड़गे जी है, समझदार आदमी है, वो जानते हैं किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन आदमी कहाँ हमारे लिए एलिजिबल है, कौन कहाँ गलत है। 24 चुनाव में क्या लग रहा है कि मोदी सरकार बना पाएंगे? नहीं, देखिए जी, ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जी की सरकार पक्की है। ईवीएम हट गई तो 200 सीट भी क्रॉस नहीं होती। और गठबंधन का क्या कहना है आपको? गठबंधन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? गठबंधन हुआ पड़ा है, गठबंधन में कोई कमी नहीं है, गठबंधन जानता है इस चीज़ को। लेकिन गठबंधन की जो आप लगातार खबरें देखते हो कि आज ममता जी ने उसको बोल दिया, आज अखिलेश जी ने उनको बोल दिया, ये तो अभी जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होंगे ये लगातार चलेगी। अगर वो लोग ये नहीं बोलेंगे तो इमीडिएट उनके पीछे ईडी, सीबीआई के घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। जैसा कि भी ताज़ा उदाहरण है, उनके न्याय यात्रा में उन्होंने शामिल होने का प्रस्ताव रखा था अभी तो सिर्फ शरद पवार जी के पोते ने, और आज कल ही उनके ऊपर ईडी छोड़ दी गई है। उनके ठिकानों पर छापे मार दिए, 6 ठिकानों पर। नहीं, सीट के बंटवारे को लेकर चल रहा है कि अखिलेश कह रहे हैं हम यूपी में 2 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे, ममता कह रही है हम सीट नहीं देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में हम सीट नहीं देंगे। बिल्कुल कहेंगे वो। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा जो है अपोनेंट पार्टी वो कांग्रेस है, और जो कांग्रेस की बुराई करता है वो बीजेपी का प्रिय है। और अगर ये लोग इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि हम हाँ ठीक है अपनी ये अपने फूट नहीं दिखाएंगे, तो ये बीजेपी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को अगर इन्हें दिखाना पड़ेगा कि हमारे में फूट है तो बीजेपी शांत बैठी रहेगी। जहाँ इन्होंने दिखाया कि हम कांग्रेस के साथ है, इमीडिएट इनके ऊपर सारे मुकदमे लाद दिए जाएंगे, इमीडिएट खोल दिया जाएगा। अभी शरद पवार जी के जो पोते हैं खुल के सामने आए ना, इमीडिएट उनके ऊपर ईडी छोड़ दी। अगर जो है भगवंत मान ने परसों बयान दिया था कि एक थी कांग्रेस, अगर वो ये बयान नहीं देते तो केजरीवाल जी अंदर हैं, अगर वो ये बयान दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ तो केजरीवाल जी बाहर है। तो ये तो लीला चलती ही रहेगी, लगातार चलती रहेगी। क्या मायावती जी गठबंधन में आएंगे? मायावती जी अभी गठबंधन में नहीं आएंगी। मायावती जी को साफ डर है कि अगर आज मैं गठबंधन में आ गई तो मेरी पोल पट्टी खुल जानी है, और मेरे ऊपर जो हाथी का जो उनका चल रहा है अभी तक भी मामला वो खुल के सामने आ जाएगा। सीबीआई फिर उन्हें दबोच लेगी, ईडी उन्हें दबोच लेगी। तो मायावती जी सामने आने वाली नहीं है। मायावती जी दबे जवान से इस बात को स्वीकार करती हैं, जानती हैं कि मैंने मुंह खोला और मेरा बैंड बजा, और ये जानती है, सब जनता जानती है।
अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने दानिश अली जी के साथ खड़ी होती, उनको एक्सपेल नहीं करती अपनी पार्टी से। नहीं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी मतलब ये जितनी पार्टियां हैं जो गठबंधन है, ये अकेले मोदी को घेरने की कोशिश, क्या कह रहे हैं? अकेले मोदी का क्या मतलब होता है? अकेले मोदी क्या? कहते हैं कि अकेला से भाई शेर हमें नहीं चाहिए। शेर किस हिसाब से? कभी भी किसी शेर को आपने देखा है कि वो प्रजा का पालक होता है? शेर जंगल का राजा होता है, मांसाहारी जानवर होता है, उसके सामने तो जो जाएगा, हिरण जाएगा वो हिरण को खा जाएगा, गाय जाएगी वो गाय को खा जाएगा, खरगोश जाएगा वो खरगोश को खा जाएगा। तो हमें तो ऐसा शेर नहीं चाहिए जो जनता का पालक ना हो, जनता का भक्षक हो। सीधी सी बात है। क्या मोदी जी जनता के पालक ना हो, भक्षक हैं? हकीकत तो ये दिखती है जी, नौकरियों का कोई अता पता नहीं है, धार्मिक सद्भाव का कोई अता पता नहीं है, लगातार बेरोजगारी चरम सीमा पर है, विदेशी कर्ज चरम सीमा पर है। सारी सरकारों ने मिलकर 67 सालों में मात्र 56 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, और आज इसी मोदी सरकार ने 9.5 साल के अंदर 156 लाख करोड़ और बढ़ा के आज 205 लाख करोड़ का कर्जा ले चुके हैं। मोदी विकास कर रहे हैं, विकास के लिए पैसा तो चाहिए। भाई साहब, विकास के लिए पैसा चाहिए, कर्ज से कौन सा विकास होता है? उस कर्ज को चुकाना भी तो पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर, 1 लाख करोड़ से ऊपर का तो महीने साल ब्याज ही बन जाता है, और विकास दिख कर रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? नहीं, भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि जो कर्जा लिया है कि एक समय सीमा बताते हैं वो, और मोदी जी गिफ्ट में उनको गीता दे के आए। मोदी जी के जाने के बाद में जब उनको खंगाला जाएगा कि पैसे में क्या लेना देना है, क्या गीता है, मामला खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अरे मोदी जी ने अपनी जेब से थोड़ी चुकाना है, मोदी जी तो आज भी मौज ले रहे हैं। सारी की सारी दुनिया कह रही है मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, मोदी जी लक्षद्वीप में बैठे हुए अपना फोटो शूट करा रहे हैं, सबने देखा है। तो क्या मोदी जी फोटो भी नहीं खिंचवा सकते हैं? क्या पाबंदी है? काम करना और फोटो शूट करना दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना सर। मैं जनता की बात का जवाब दे रहा हूँ। जो बीजेपी वाले कहते हैं, जो फालतू मीडिया कहता है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, तो वो क्या लक्षद्वीप के बीच में बैठ के काम करने हैं क्या? वो कौन सा काम कर रहे हैं वहाँ पे? रेस्ट भी तो करते हैं, कभी कभार रेस्ट भी तो करते हैं। तो फिर उसे छुट्टियों में काउंट करो। फिर ये क्यों प्रचार करा जाता है कि 9.5 साल से मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली? वो जितनी अभी इलेक्शन से पहले सारी रैलियां हुई, सारे उनके रोड शो हुए, इसका मतलब वो वर्किंग आवर्स में करे उन्होंने, तो इसका मतलब वो बंक मारने वाले बच्चे हुए। वर्किंग आवर्स नहीं कर रहे ना, फिर वो बंक मार रहे हैं ना वो। और योगी जी का बिल्डोजर चल रहा है, बाबा का बिल्डोजर, योगी जी ने बाबा का बिल्डोजर, उस पर क्या कहना? क्योंकि कहीं कोई भी अपराधी आता है तो उसके घर पे बिल्डोजर पहुंच जाता है बाबा को, उसको क्या? अपराधी पे बुलडोजर चलता है, लेकिन कब? जब वो अपराधी दूसरी पार्टी का हो या वो अपराधी दूसरे धर्म का हो। और जो तुम्हारे भाजपा के 3 नेता हैं IT सेल, हाँ जी, उन पर क्या विचार? वहाँ बिल्डोजर तो पहुँचा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं। वो तो अभी थोड़े दिन आप रुको, क्लीन चिट होकर वो बाहर आ जाएंगे। बेचारी वो पीड़िता के ऊपर इतना दबाव डाल दिया जाएगा कि पीड़िता खुद आके ये बात को बोलेगी कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लोग नहीं थे, पहचानने से इनकार कर देंगे। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय हैं मध्य प्रदेश के, उनके बेटे ने कुछ दिन पहले 1.5-2 साल पुराना इंसिडेंट है, बैट से एक सरकारी अधिकारी को मारा था, उसकी पिटाई करी थी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था बेटे के ऊपर। उसके बाद कोर्ट में जाके वो अधिकारी मुकर गया कि मुझे नहीं पता जी किसने मारा है, जबकि क्लियर वीडियो के उसके पिछवाड़े पे जो है बैक पे उसके बैट पड़ रहा है और वो यूं पीछे देख रहा है और उसे दिख रहा है कि हाँ मुझे मारने वाला कौन है, और वो जाके मुकर गया। तो उसके वो पीड़िता का क्या है? अभी जो आपने देखा हो कि जो ट्रेनी है इनका, वो अंदर है कार चढ़ाने के आरोप में, उसके जो अक्यूज थे वो बेचारे जो उनके ऊपर इतना दबाव डाल दिया गया कि वो गवाही देने लायक नहीं बच रहे। तो फिर अब तुम्हारा जो ड्राइवर में जो कानून आया है इसमें क्या विचार है? क्योंकि होल्ड पे डाला है वो तो सीधा अभी इन्होंने वापस तो नहीं लिया ना, होल्ड पे डाला है वो तो। होल्ड पे जानने का क्या मतलब है? होल्ड पे डाल दिया, फिलहाल मुद्दा को ठंडा कर दिया गया, बाद में लेके आ जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं होल्ड पे डाल दिया, इस पर बात करेंगे, चर्चा की जाएगी। किससे चर्चा करेंगे? जब चर्चा करने वाले जो आप सांसद होते हैं उन्हें तो आप एक्सपेल कर देते हो, संसद से निष्कासित कर देते हो चर्चा वालों से, तो और किससे चर्चा करोगे आप? सड़क के ड्राइवर्स को आपने किसी बुलाया, किसी एसोसिएशन को बुलाया, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसको बुलाया, कांग्रेस है उसकी कांग्रेस एसोसिएशन है उसकी, उसको बुलाया, किसी को बुलाया चर्चा के लिए? ड्राइवर एसोसिएशन को बुलाया? उन्होंने ये कहा है, इसलिए वो लेके आए कि जो कि दुर्घटना हो जाती है, जो सड़क पर पड़ा जाता है, जो एक्सपायर हो जाता है सड़क पर पता होगा, उसके लिए फायदा होगा, ड्राइवर उसको हॉस्पिटल पहुँचाएगा। देखिए जी, सबसे बड़ी बात आज की डेट में क्या है, जब भी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो अगर वो ड्राइवर वहाँ रुक गया तो बाकी लोग बिना सबसे सोचे समझे सबसे पहले
ड्राइवर के ऊपर अटैक करते हैं, ड्राइवर को लगभग वो मार डालने की पोजीशन में पहुंचा देते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं। मुसीबत इस चीज़ की ये है, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ड्राइवर की गलती है या एक्सीडेंट जिसका हुआ उसकी गलती है। मानते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइवर की गलती से भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम गलतियाँ मैंने देखा है पैदल चलने वालों की होती हैं, साइकिल वालों की होती है, रिक्शा वालों की होती है। बिना देखे खट से मोड़ देते हैं गाड़ी, पीछे से ड्राइवर आ रहा है, कहाँ तक रुकेगा भाई, कैसे ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारते मारते भी उसकी गाड़ी रुकते रुकते भी टाइम लेगी। और बड़ी गाड़ी होती है, भरी गाड़ियाँ होती हैं, टैंकर होते हैं, उनमें तो ब्रेक मारने में भी टाइम चाहिए होता है। वो गाड़ी का धक्का इतनी जोर से लग जाता है कि वो आगे खिंचा दे टायर घिस के, तो वो चीज़ बिल्कुल इलॉजिकल है। कोई भी अपने जान से, कोई भी ड्राइवर अपने आप से कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता। मैं भी सड़क पे चलता हूँ, बिल्कुल ध्यान से चलता हूँ, मैं नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, लेकिन एकदम से मेरे अचानक से कोई आगे आ जाएगा तो मैं क्या करूँ। तो इतना सब कुछ होने के बाद में बीजेपी बार बार जीत के क्यों आ रही है? ईवीएम और मोदी जी ये कहते हैं, मतलब मोदी जी बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार। बिल्कुल है, उनका दावा सही साबित हो जाएगा अगर ईवीएम बैन नहीं हुई तो। ईवीएम बैन नहीं तो क्या लग रहा है, ईवीएम बैन हो सकता है आपको? देखिए, आंदोलन अभी शुरुआत हुई है और यहाँ तक पहुँचा है, और आगे बढ़ जाएगा तो बैन हो जाएगी। ड्राइवर्स ने भी तो आंदोलन करा था ना, कि कुछ लाख ड्राइवर थे, उन्होंने भी आंदोलन करा, सड़कों पे उतरे वो लोग भी, और उन्होंने सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। चाहे सरकार ने चुनावी अपनी फसल देखी हो या कुछ भी कराओ। पंजाब में चुनाव थे, इन्होंने किसान कानून वापस लिए। तो इसी तरह से ईवीएम के खिलाफ अगर और जनता भी जागरूक हो जाती है, पार्टियां सारी खुल के सामने आ जाती हैं, कर दे एक बार। 250 सांसद तो विपक्ष के हैं, ले आओ अपने साथ 1,000 लोग, 250,000 लोग होते हैं, 2.5 लाख लोग होते हैं, घेर लो आज ईवीएम के लिए, चुनाव आयोग घेर लो, संसद घेर लो, क्या दिक्कत है? जनता की आवाज़ें सुनी क्यों नहीं जाएगी? अब तक घेरोगे, अब तक घेरो, किसान 1 साल बैठा 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस, ड्राइवर ने अपने 3 दिन हड़ताल करी, अपने साथ में बंद कर दिया, ठीक है। अब आप क्या बंद करोगे? हमने बंद कुछ नहीं करना जी, हमने जनता को तकलीफ नहीं देनी, हमने तो ईवीएम बंद करानी है। इलेक्शन कमीशन के सामने बैठ जाओ, धरना दे, बात खत्म। क्यों नहीं सुनेगा? जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो सुनेगा क्यों नहीं? और अगर नहीं सुनता तो इसका मतलब दाल में काला है। सरकार तो मोदी जी की है ना, जनता की कहाँ? तो सरकार मोदी जी का, तो इसका मतलब दाल में काला है, इसका मतलब ईवीएम में हेरा फेरी है। आप पाक साफ हो, बिल्कुल क्लियर करो कि हम पाक साफ हैं, ठीक है जी, हमारी ईवीएम में कोई गलती नहीं, लेकिन आपकी मांग पे हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। और मोदी जी को इतना यकीन है कि 400 सीटें आ जाएंगी, और बैलेट पेपर के बाद भी अगर उनकी 400 सीटें आ जाती हैं, हमेशा के लिए मुद्दा खत्म, बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो विपक्ष किसी लायक ही नहीं रहेगा ना, ईवीएम हटाने के लायक नहीं रहेगा, फिर वो बैलेट पेपर पे भी उंगली उठाने के लायक नहीं रहेगा। आपकी दादागिरी तो चालू है, फिर क्या दिक्कत है आपको? राम मंदिर पर क्या कहना है? राम मंदिर पर मोदी जी तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने जा रहे हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठा खुद कर रहे हैं, सुना है ये। और कुछ साधु का ये कहना है और ग्रंथों का ये मानना है कि मोदी जी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके तो शादीशुदा है, मतलब क्या है? ठीक कह रहे हैं वो, सारे के सारे सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। देखिए, जितनी हिंदू धर्म की जानकारी उनको है, शंकराचार्य को है, इनको सबको है, उतनी हमें नहीं है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता, तो वो गलत है। तो मोदी देश के प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री हो गए, गलत चीज़। प्रधानमंत्री देश के कौन से देश के? हिंदुत्व के, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री, ईसाइयों की भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, जैन के भी हैं, बौद्ध के भी हैं, सबके हैं। वो देश के प्रधानमंत्री एक संघीय ढांचे के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के मुखिया को किसी भी एक धर्म को प्रमोट करने की आज़ादी नहीं है, ना संविधान देता है, ना ऐसा होना चाहिए। साधुओं का मानना है कि मोदी जी को या तो यशोदाबेन जी को लेके जाना चाहिए या जाना नहीं चाहिए, क्या है? लेकिन पारिवारिक जीवन पे मैं उनके कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, देखो, अगर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेते हैं, मेरे कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो लोग जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन को सब दुनिया ने देखा है कि यशोदा जी के साथ उनका क्या व्यवहार है, क्या नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। उसके साथ पारिवारिक बात नहीं कर रहे, आप एक ब्राह्मण होने के नाते, हाँ, ब्राह्मण होने के नाते क्या मोदी जी को अकेले बिना बीवी के वहाँ पर, वो गलत है, शास्त्रानुसार गलत है। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, शास्त्रों के अनुसार वो गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों गलत है वो? शास्त्रों में अगर हम शास्त्र पे चलने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हिंदू धर्म के शास्त्रों में यही लिखा गया है ना कि जो भी इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो पत्नी के साथ होती है। रामायण का उदाहरण आपको मैं देता हूँ, जब उन्होंने भगवान राम ने यज्ञ करा था तो रावण को ही बुलाया था, सबसे बड़ा उस वक्त तो प्रकांड पंडित वो ही गिना जाता था, रावण ही, उसको अपने यज्ञ के लिए उन्होंने पंडित के तौर पे बुलाया गया था। और सीता क्योंकि उनके कब्जे में थी, तो सीता की प्रतिकृति बना के वहाँ बैठाया था उनके साथ में कि सीता मेरे कब्जे में, लेकिन उसकी प्रतिकृति मैं यहाँ बनाता हूँ। उन्होंने अपने मायावी उससे एक और सीता पैदा करके उनको राम के साथ में बैठाया, तब उन्होंने अपने जो
प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी तब उन्होंने शिव जी की पूजा करी थी। समुद्र ने जब उनको रास्ता देने से मना कर रहा उससे पहले, आपको याद है इंसिडेंट? नहीं, आपने जो बात कही हाँ। मगर जब रावण के देहांत के बाद ही तो प्राण प्रतिष्ठा करी, तभी तो मूर्ति देहांत के बाद नहीं, देहांत से पहले की बात है। रावण पे लंका पे चढ़ाई करने से पहले की बात है ये। लंका पे चढ़ाई करने से पहले की बात है, जब उन्होंने यज्ञ करा था इस बात का, तब उन्होंने इस बात की बात, ये पहले की बात है। पूजा में रावण को बुलाया था? हाँ, रावण उनका पुरोहित बना था, उसके अलावा वो कोई ऐसा प्रकांड पंडित नहीं था। ठीक है जी, रावण अपनी जगह है, उस बारे में बहुत डीपली हो जाएगा ज्ञान लेकिन जो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, रावण को ही उन्होंने पुरोहित बनाया था और रावण ने अपनी माया के द्वारा सीता जी को उनके बगल में बिठाया था। और जब भी हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें हमेशा जो पत्नी होती है वो दाएं अंग बैठती है, लेकिन शादी वगैरह जब ब्याह हो जाता है तो दाएं से उठ के वो बाएं में आ जाती है, बाएं अंग पे बैठती है। कुछ लोगों का एक मानना और भी है कि जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाती है या कुछ जाति या कुछ मनुष्य गाँव में आदमी चिन्हित कर लेते हैं या फिर कोई बेचने वाला होता है वो रास्ता काट जाता है तो उसको अपशगुन मानते हैं। क्या ऐसे किसी को देश में बैठा का अपशगुन हो रहा है क्या? शास्त्रानुसार तो माना जाता है ये चीज़ें अपशगुन में काउंट होती हैं। अब आगे देखिए अपशगुन के क्या क्या होता है सीधी बात है। और इसमें क्या है, डीपली जाए, जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं मानते। अगर हम शास्त्र के हिसाब से ही चल रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं तो अपशगुन है। जो लोग शास्त्र को नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है वो चल रहा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और ये क्या ईवीएम हटा पाएंगे ये देखना होगा समय के साथ साथ। मैं आपके साथ मुकेश पंडित, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।